हिंदी की कक्षा में मैं योगिता शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा पाठ बाजार दर्शन। पाठ संख्या है 12। पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। जैनेन्द्र जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब कहानी संग्रह है। इनके साहित्य लेखन के लिए इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। इनका निधन सन 1990 में हुआ। आज हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित पाठ बाजार दर्शन। पाठ पढ़ने से पहले आइए हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। यानी कि ये पाठ काफ़ी पहले लिखा गया है, लेकिन जब उन्होंने लिखा था, जब उन्होंने उपभोक्तावाद की संस्कृति का वर्णन किया था, बाजारवाद के बारे में बताया था, उससे कहीं अधिक आज के समय में उपभोक्तावादी संस्कृति फल रही है, फूल रही है, और कहना चाहिए बाजारवाद आज उससे भी कहीं अधिक हावी है। तो उनका ये जो पाठ है आज भी उतना ही प्रासंगिक, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर के प्रासंगिक हो गया है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। कहने का अर्थ यह है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। बाजार और ग्राहक दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। बाजार बिना ग्राहक के बाजार की कोई सार्थकता नहीं है, और ग्राहकों के लिए बाजार होगा तभी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बाजार जाते समय हमें केवल उसकी ऊपरी चमक दमक में नहीं फंस जाना है। हमें अपनी आवश्यकताओं को जानना है, उसकी एक सूची बनानी है और फिर हमें बाजार जाना है। यानी कि बाजार जाते समय अपनी आवश्यकताओं को जानकर एक सूची तैयार कीजिए और फिर आप बाजार जाइए, तो आप बाजार से लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम उसकी ऊपरी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। क्योंकि बाजार तो एक बहुत बड़ा मायाजाल है, वह बहुत सारी वस्तुएं हैं जो सभी के उपभोग को ध्यान में रख कर के दी जाती हैं। हम बाजार से सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ लोगों के मन में आ जाता है कि अरे बाजार में कितना सामान है, मेरे पास पैसा कितना सीमित है, तो वो और मैं ये नहीं ले सकता, मैं वो नहीं ले सकता, मन उसका बहुत चीज़ें खरीदने का करेगा। तो अपनी आवश्यकताओं को पहचाने, उसके अनुरूप ही जो है एक सूची बनाएं और फिर बाजार जाएं, तो बाजार आपको लाभ देगा और आप बाजार को लाभ देंगे। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। यानी कि उन्होंने कई उदाहरण इसमें दिए हैं, अपने मित्र का उदाहरण दिया है, कुछ किस्सों के तरीके से इस बात को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है कि अगर केवल बाजार केवल अर्थशास्त्र का ही पोषण करता है, केवल बाजार का ही पोषण करता है, तो ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कहलाएगा। बहुत ही अच्छे तरीकों से और उदाहरणों से लेखक ने इस पाठ को यहाँ समझाने का प्रयास किया है। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल थे। यहाँ पर लेखक ने अपने एक मित्र का उदाहरण यहाँ पर दिया है। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी, यानी कि उनकी धर्मपत्नी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की कथा प्रमाणित ये
है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या, हाँ देखिए यहाँ पर कुछ, सॉरी, हाँ, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पत्नी से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी कि लेखक के मित्र कहते हैं कि जो इतनी खरीदारी की है ये उनकी पत्नी की महिमा है कि महिलाएं ज़्यादा खरीदारी करती हैं, लेकिन लेखक बताना चाहता है कि खरीदारी के पीछे जो सबसे बड़ा पावर है वह है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। यानी कि पैसा अपने आप में पावर होता है। पैसे को दिखाने के लिए बैंक हिसाब देखिए, माल असबाब, मकान, कोठी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है और जब पैसा होता है तो उस पैसे से ही क्या होती है, परचेजिंग पावर भी होती है। लेकिन लेखक कहता है कि नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, यानी कि जो चीज़ उनके काम की नहीं उसे वो फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं, बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। लेखक ने कहा कि यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, कि देखिए जितना पैसा लेकर के गया था सब खत्म हो गया, अब तो टिकट के पैसे भी मुश्किल से बचे हैं। मैंने तब यह माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर इनके पास और पैसा होता तो और भी सामान आ जाता, क्योंकि ये सामान आवश्यकता को देख करके नहीं आया है, यह तो परचेजिंग पावर, पैसे की एनर्जी से ये आया है कि उनके पास खूब पैसा था, जेब भरी हुई थी, तो उन्होंने इसे इतना सामान ले लिया। लेखक के मित्र ये भी कहते हैं कि बाजार की मत पूछो, बाजार तो क्या है, शैतान का जाल है, ऐसा सजा धजा करके इसको रखते हैं कि इसमें तो हर कोई फंस जाता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। यानी कि बाजार का काम है हमें अपनी ओर आकर्षित करना। बाजार के भीतर एक मूक आमंत्रण होता है जो कि गए ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह आपको अपनी ओर खींचेगा, उसका काम ही यही है। उसका आकर्षण, उसका आमंत्रण बहुत मूक होता है जिससे कि चाह जगती है ना, और ऐसा लगता है कि अरे ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और उस सब कुछ खरीदने का मन करता है। लेकिन पैसा तो परिमित होता है और ख़रीदने के लिए बाज़ार में सामान अतुलित होता है, तो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कितना कम है और यहाँ खरीदने के लिए कितना कुछ है। तो अब जब हम उस पैसे की चमक दमक में आकर के अगर हम चीज़ें नहीं खरीद पाते, अपने मन को नियंत्रण नहीं करते, तो कई बार ये चौक, ये बाज़ार, ये सजा धजा बाज़ार हमारे मन के अंदर असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से भी हमें घायल कर देता है कि देखो मैं ये सब खरीदने में सक्षम नहीं हूँ। लेखक अपने एक और मित्र का भी उदाहरण देते हैं कि जो दोपहर के पहले पहले गए थे बाज़ार से और शाम को वापस आए, और वो भी आए तो खाली हाथ। ये देखिए चित्र देखिए आप, ये मित्र जो हैं पूरे दिन बाज़ार में घूमते रहे, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं क्या खरीदूं, क्योंकि एक चीज़ को खरीदना मतलब बाकी को सबको छोड़ देना। मन करता है ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं, तो पूरे दिन बाज़ार में घूम करके और वापस लौट करके आए हैं। लेखक ने पूछा भाई कहाँ रहे, तो बोले बाज़ार देखते रहे। कि बाज़ार को क्या देखते रहे, कि बोले बाज़ार। तब मैंने कहा तो लाए तो कुछ नहीं, तो बोले यह नहीं समझ आता था कि क्या लूँ क्या ना लूँ, सभी कुछ तो लेने का जी होता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक
पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी और न कर्म होगा। होता क्या है कि जब हमें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता, जब हमें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता, तब हम ये लूँ या वो लूँ इसकी उसमें हम रहते हैं कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। और व्यक्ति जो है इतना अधिक भ्रमित एक तरीके से हो जाता है कि उसका मन भी ये हो जाएगा कि अरे मैं तो बाज़ार से कुछ खरीद ही नहीं पाया। तब ऐसे में क्या होता है, परिणाम क्या होता है, त्रास होता है, गति नहीं होता। बाज़ार में एक जादू है, बहुत इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पर ये अनुच्छेद देख सकते हैं आप। ये परिच्छेद जो है, बाज़ार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। यानी कि बाज़ार में क्या है, जादू है, और ये जादू कैसे काम करता है, आँख की राह से काम करता है। जैसे लोहे का जादू किस पर चलता है, चुंबक पर, चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, यानी कि जेब में पैसा है और मन जो है खाली है, मुझे क्या लेना है मुझे नहीं पता, तो ऐसे में जादू खूब असर करता है। जेब खाली और मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस वक्त तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो, रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वे कम जकड़ होगी। कहने का अर्थ यह है कि बाजार में एक बहुत ही बड़ा जादू होता है और वह जादू जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, उसी तरीके से बाजार भी खरीदार को आकर्षित करता है। और ये जादू कब ज़्यादा असर करता है, जबकि जेब भरी हो और मन खाली हो। जेब भरी का अर्थ है कि जेब में पैसा है लेकिन मन में हमें नहीं पता है कि मुझे क्या क्या खरीदना है, तो तब ये जादू बहुत काम करेगा। क्योंकि जब हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या खरीदना है, तो हम बहुत सारी जो अनावश्यक वो चीज़ें होती हैं वो भी हम खरीद लेते हैं। देखिए, आप कई बार ऐसा होता है, हम मेले प्रदर्शनियों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, और वहाँ पर इतना अधिक सामान होता है कि हम सारे सेक्शन में घूम घूम के देखते हैं, अरे वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है और वहाँ पर इतने सारे आकर्षण कि एक चीज़ खरीदेंगे उसके साथ एक चीज़ मुफ्त है, 3 शर्ट लेंगे तो एक मुफ्त है। तो सेल का जो महाजाल जो वहाँ पर होता है वो बिछा करके बाजार रखता है और उसमें लोग फंसते जाते हैं। और जब हम भर करके, क्योंकि पैसा जेब में बहुत है, पैसे की गर्मी है, जेब में पैसा है, तो उसे लगता है कि अब मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ। और घर पर आकर के जब हम आकलन करते हैं अपने सामान का, तो लगता है कि अरे मैंने ये इतना सामान क्यों खरीदा, अब इसको मैं रखूँ कहाँ, अब इसको मेरे लिए संभालना एक मुसीबत का काम होगा, इसकी देखभाल करना मेरे लिए वो होगा। तो उसे लगता है जिस सामान को मैं ये समझ करके लाया था कि ये मेरे को बहुत कहना चाहिए मेरे काम का होगा, ये तो मेरी सुविधा नहीं बल्कि ये तो मेरे लिए एक दुविधा अब यहाँ पर बढ़ गई है। तो लेखक कहते हैं कि उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, यानी कि सोच समझ करके जाइए। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लेपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। जिस तरह लू अगर चल रही हो तो खाली पेट बाहर नहीं जाते ना, उसी तरीके से जब बाजार जाते हैं तो सोच समझ करके लिस्ट बना करके फिर आप जाएं, तो इससे क्या होगा कि बाजार को भी हम सार्थकता देंगे, बाजार हमसे सार्थक होगा और हम बाजार को भी लाभ देंगे। क्योंकि बाजार का काम है, असली कृतार्थता है उसकी आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए कि आप बिल्कुल अपने मन को बंद ही कर दें कि नहीं मुझे तो कुछ खरीदना ही नहीं है, मुझे तो कुछ देखना ही नहीं है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य
होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। यानी कि हमें अपने मन को पूरा बंद नहीं करना है, हमें अपनी इच्छाओं को बिल्कुल रोकना नहीं है। ऐसा नकारात्मक अर्थ इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लेखक कहना चाहता है कि आप अपने मन को बंद नहीं करना कि अरे मैं अगर जाऊँगा तो मेरे को खरीदना पड़ेगा। नहीं, हम अपने मन को ये समझाएं कि मेरी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार मैं सामान लूँगा। तो यहाँ पर लेखक यही बात समझाना चाह रहे हैं। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वानों का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही नहीं होते। अब यहाँ पर थोड़ी दार्शनिकता लेखक की आ गई है। वो कहते हैं कि पूर्ण तो मात्र परमात्मा है, हम सब पूर्ण नहीं हैं। हम अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो यानी कि अपने मन पर नियंत्रण रखिए, उसको बंद मत करिए। सोच समझ करके हम कार्य करें, सोच समझ करके हम बाजार जाएं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम खरीदारी करें। तो इस पाठ को, ये थोड़ा बड़ा पाठ है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे संबंधित अब मैं आपको एक गद्यांश दे रही हूँ। इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस पर आधारित जो ये 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसके जो ये 4 प्रश्न हैं इनके उत्तर आप देंगे। धन्यवाद।